धोखा कोई व्यक्ति नहीं देता है, बल्कि वो उम्मीदें धोखा दे जाती हैं जो व्यक्ति दूसरों से रखता है। गुड इवनिंग, मैं हूं भानु भदौरिया और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल कोरोना फिजिक्स। होली आने वाली है, दिख रहा होगा आपको। आज क्लास ऑफ हो गई है, इसलिए आज होली सेलिब्रेट की गई थी। आप लोगों को भी आने वाली होली के लिए शुभकामनाएं। तो कल क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, और इनमें जो है कितने लैटिस पॉइंट्स होते हैं यूनिट सेल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। तो हेडिंग लगाइएगा, पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है आपका? पैकिंग फ्रैक्शन को हम डिफाइन करते हैं यूनिट सेल में जो एटम्स हैं उनका वैल्यूम अपान यूनिट सेल का वैल्यूम। यानी किसी भी क्रिस्टल के यूनिट सेल का कितना वैल्यूम ऑक्युपाइड है बाय द एटम्स, वही उस टाइप के क्रिस्टल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन होगा। यानी पैकिंग फ्रैक्शन इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ रेशियो ऑफ वैल्यूम ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल टू द वैल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू यूनिट सेल में एटम्स का वैल्यूम अपान यूनिट सेल का वैल्यूम। ठीक है, सिंपल क्यूबिक की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर सकते हैं। जिनके पास नोट है वो आप टैली करते चलिए, या नहीं नोट है तो आप नोट कर सकते हैं। अब देखो, जो यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक की है, क्यूबिक की हम बात करेंगे क्योंकि क्यूबिक के लिए ही हमें पढ़ना है। तो अगर हम कहें कि सिंपल क्यूबिक है तो सिंपल क्यूबिक के यूनिट सेल के हर कॉर्नर पर एक एटम मौजूद होगा। यानी अगर हम कह दें कि इस यूनिट सेल का अगर फेस एक फेस हम ये ले लें तो इस फेस पर कितने एटम होंगे? एक फेस है, 4 कॉर्नर हो गए, तो चारों कॉर्नर्स पर एक एक एटम। ये फेस अगर हम मान लें तो ये 4 कॉर्नर हो गए, चारों कॉर्नर्स पर एक एक एटम मौजूद होगा। तो उसको हम इस तरीके से डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए हमने कहा कि ये फेस हो गया यूनिट सेल का। एक एटम यहाँ पर है, एक एटम यहाँ पर है, एक यहाँ एटम होगा और एक एटम यहाँ पर होगा। ठीक, अच्छी तरीके से बना लेना। ये एटम इस तरीके से मौजूद होंगे कि एटम्स के सेंटर कहाँ होंगे? कॉर्नर्स पर लाई कर रहे होंगे। एटम्स के सेंटर कहाँ होंगे? कॉर्नर्स पर। अगर हम कह दें कि यूनिट सेल की जो एज है वो, यानी यूनिट सेल की जो साइड लेंथ है वो स्मॉल ए कह दें, यानी यूनिट सेल की साइड लेंथ का मतलब ये डिस्टेंस जो है दिख रहा होगा, ये डिस्टेंस हम कह दें कितनी है? स्मॉल ए है। और एटम की रेडियस कह दें स्मॉल आर है। तो क्या आपको दिख रहा है यहाँ से है कि आर ये और आर ये मिल करके ए के बराबर होगी। यानी यूनिट सेल की जो साइड है उसके बराबर क्या होगा आपका? आर प्लस आर। यानी एटम की रेडियस अगर हम आर कह दें और साइड लेंथ यूनिट सेल की ए कह दें, तो क्या डायग्राम से आपको दिख रहा है 2r इज इक्वल टू ए। यहां से हमें r मिल जाएगा, r इज इक्वल टू मिल जाएगा a/2। किसके लिए हम निकालने जा रहे हैं पैकिंग फ्रैक्शन? सिंपल क्यूबिक के लिए। ठीक है, तो r मिल गया a/2। अब हम ये फार्मूला लगाते हैं। यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं? 1। कल बात हुई थी ना आपकी, यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं? 1 एटम होता है आपका। या लैटिस पॉइंट कितने होते हैं? 1 लैटिस पॉइंट होगा, हर एक लैटिस पॉइंट पे एक एटम होता है। तो यूनिट सेल में कितने एटम होंगे? सिंपल क्यूबिक के 1 एटम। तो यूनिट सेल में एटम्स का वैल्यूम मतलब 1 एटम का वैल्यूम। और एटम कैसे हैं? स्फेरिकल। स्फेयर का वैल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई और रेडियस का क्यूब। तो क्या हम कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन सिंपल क्यूबिक के लिए पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू 1 इंटू 1 क्या है? नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल और इंटू वैल्यूम ऑफ एटम। तो एटम का वैल्यू कितना? 4/3 पाई आर क्यूब अपान वैल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का वैल्यू कितना? ए क्यूब।
क्यों? यूनिट सेल की साइड कितनी है ए, और यूनिट सेल है कैसी? क्यूबिकल, तो यूनिट सेल का वैल्यूम क्या हो गया? ए क्यूब, साइड क्यूब। यहां से देखो आर की वैल्यू a/2 रखेंगे, तो आर की वैल्यू यहां रखिए a/2, तो a क्यूब अपान 8, तो ये आ जाएगा आपका a क्यूब से a क्यूब बढ़ जाएगा, चलो लिख देते हैं एक बार, 4/3 पाई a/2 का होल क्यूब अपान a क्यूब। तो देखो जरा इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 1 से a क्यूब बढ़ गया, और 4 ये 8 है, 2 हो गया, पाई/6। देखो क्या पाई/6 आ रहा है, नोट करिए जल्दी से। तो ये जो आएगा आपका, ये सॉल्व करेंगे हम, a क्यूब से a क्यूब बढ़ गया, लिखे देने 4/3 पाई, और यहाँ पर आ गया आपका 8 a क्यूब और a क्यूब, तो ये बच गया आपका पाई/6, और ये बच गया आपका 0.52। पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे आप? 3.14 रख लीजिए, और ये हो जाएगा 52%। अगर परसेंटेज की बात करें, दिख रहा बोर्ड पे? पूरा दिख रहा होगा, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक के लिए पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ गया आपका? पाई/6 या 52% आंकिक मान इसका आ गया, ठीक है। यानी जो यूनिट सेल का वैल्यूम है उसका 52% ऑक्युपाइड होता है एटम्स द्वारा, और बाकी क्या होगा? खाली होगा। कितना खाली होगा? 100 से माइनस कर दो, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पैकिंग फ्रैक्शन किसके लिए? बीसीसी के लिए। बीसीसी में क्या होता है? यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर तो एटम होंगे ही, एक यूनिट सेल के सेंटर पे मौजूद होगा। तो आप एज्यूम करिए, जिस भी रूम में बैठे पढ़ रहे हैं उस रूम को एज्यूम कर लीजिए, और उस रूम का बॉडी डायगोनल ले लीजिए। तो बॉडी डायगोनल लेंगे तो आपके पास क्या होगा? जैसे ये बॉडी डायगोनल कह दिया, यानी रूम का एक टॉप का कॉर्नर ये हो गया, और बॉटम वाला कॉर्नर ये हो गया। तो यहाँ पर एटम है, बॉटम वाले कॉर्नर पे एटम है, और ये सेंटर पे एटम है। तो इसका मतलब है बॉडी डायगोनल के अलावा 3 एटम होंगे, बॉडी डायगोनल के अलावा 3 एटम होंगे। और क्यूब के लिए बॉडी डायगोनल होता है साइड√3, साइड√3, या आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं बना करके, ठीक है। तो बनाते हैं आपका डायग्राम, यहां से देखिएगा। बीसीसी के लिए क्या होगा? बीसीसी के लिए पैकिंग फ्रैक्शन निकालने जा रहा है। बीसीसी के लिए, तो बीसीसी में क्या होगा आपका? ये बॉडी डायगोनल है, एक बॉडी के सेंटर पे, और एक आपका क्या है? कॉर्नर पर है, एक इस कॉर्नर पर होगा, और एक बॉडी के सेंटर पे, ठीक है। अच्छी तरीके से बना लीजिएगा। तो ये जो है आपका, ये पूरा जो बॉडी डायगोनल है ये होगा फेस डायगोनल, और फेस कैसा होता है क्यूब का? स्क्वायर शेप में, और स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो होता है साइड√2। तो यानी ये हो जाएगा, अगर साइड हम ए ले रहे हैं यूनिट सेल की, तो ये a√2 हो गया। ये कितना है? a है, साइड है, तो ये क्या हो जाएगा? a√3, बॉडी डायगोनल हो जाएगा a√3। अब देखो एटम की रेडियस कितनी मान रखी है हमने? स्मॉल r, तो स्मॉल r रेडियस ये होगी, क्योंकि सेंटर यहाँ कॉर्नर पर होगा, यहाँ सेंटर कॉर्नर पर होगा, और ये पूरा एटम इस पर लाई कर रहा है। तो ये 2r हो गई, r ये और r ये, यानी 4r हो गई। 4r किसके इक्वल है? बॉडी डायगोनल, जो कि कितना है? a√3। यानी हम कह सकते हैं कि 4r = a√3। ये साइड a है, ये a√2 है, तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी a√3, और ये r है, ये 2r हो गई, और ये r। तो 4r इतना मिल गया, तो r मिल जाएगा a√3/4, ठीक है। एटम की रेडियस कितनी मिल गई यूनिट सेल की साइड के टर्म में? a√3/4। अब क्या करेंगे? अब देखिएगा, क्या हम ये फार्मूला यूज करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन के लिए? यूनिट सेल में एटम्स का वैल्यू अपॉन यूनिट सेल का वैल्यू। तो
तो यूनिट सेल जो बीसीसी की है उसमें कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं। तो क्या फार्मूला हम यूज कर लेंगे इसमें कि पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू, ये बात बना ली होगी, हटा दें, ठीक है, हटा दें इसको। तो जब हम फार्मूला यूज करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन का बीसीसी के लिए, तो ये हो जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब का मतलब a√3/4 क्यूब और अपान यूनिट सेल का वैल्यू यानी a क्यूब। इसको सॉल्व करिए जरा, और सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है, ठीक है। ये लगभग आपका आ रहा है 0.675 या राउंड ऑफ कर लें तो 0.68 या हम इसको कह सकते हैं 68%, यानी बीसीसी की यूनिट सेल का 68% वॉल्यूम ऑक्युपाइड होता है बाय द एटम्स, ठीक है, नोट करिए। नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एफसीसी के लिए पैकिंग फ्रैक्शन, एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक के लिए। तो फेस सेंटर में क्या है, कॉर्नर्स के साथ साथ हर एक फेस के सेंटर पे एक मौजूद होगा एटम, यानी फेस डायगोनल जो होगा उसके अलावा 3 एटम होंगे। और फेस डायगोनल कितना होता है आपका, फेस कैसा होता है, स्क्वायर शेप में, तो फेस डायगोनल हो जाएगा साइड √2। तो बिल्कुल ऐसे डायग्राम बनाएंगे जैसे बीसीसी के लिए बनाया था। बीसीसी में वो बॉडी डायग्राम है और एफसीसी में वही, उसी को क्या हम बोलेंगे, फेस डायग्राम। नोट कर लिया होगा, हटा दें इसको। अब हम बात कर रहे हैं किसी बीसीसी के बाद एफसीसी, एफसीसी फेस सेंटर। तो यहां पर भी हमने डायग्राम में ड्रा किया है, ये किसके लिए है आपका, अच्छा सा बना, ठीक है, विकास कह रहे हैं अच्छा नहीं बना, ठीक है, बना रहे हैं भाई, उत्कल पांडे है क्लास में। ये साइड लेंथ है, ये साइड लेंथ है, ये क्या है आपका, ये फेस डायग्राम, 3 एटम होंगे फेस डायग्राम के अलावा। अब ये R, 2R और R, यानी इस बार 4R किसके बराबर होगी, √2a के, यानी 4R बराबर किसके है, √2a। तो यहां से R मिल जाएगा √2a/4। R क्या है, रेडियस है एटम की। फिर से यही फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन एफसीसी में कितने एटम्स होते हैं, एफसीसी में एटम्स होते हैं 4 यूनिट सेल में। तो यानी फार्मूला हो जाएगा हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। आर की ये वैल्यू रख देते हैं √2a/4 क्यूब अपान यूनिट सेल का वैल्यू a क्यूब। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो लगभग 0.74 के आसपास आता है, यानी ये आएगा आपका लगभग 0.74, या हम कह सकते हैं कितना परसेंटेज, 74%। यानी एफसीसी की यूनिट सेल का 74% ऑक्युपाइड होता है बाय एटम्स। तो क्या देखो, सबसे ज्यादा डेंस पैकिंग किसमें होती है, सबसे ज्यादा डेंस पैकिंग किसमें होती है, एफसीसी में, और सबसे ज्यादा लूज पैकिंग किसमें होती है, बीसीसी में, ठीक है। नोट कर लीजिए, ये बातें नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट हो गया होगा। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे लैटिस प्लेन क्या होते हैं, लैटिस प्लेन, फिर उसके बाद मिलर इंडिसेस पढ़ लेंगे हम लोग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लैटिस प्लेन क्या होते हैं, हटा दें इसको, ठीक है।
लैटिस प्लेन, ये भी लगाइएगा, लैटिस प्लेन। लैटिस क्या होती थी, जब हम इक्विलिब्रियम में एटम्स को, क्रिस्टल के एटम्स को ज्योमेट्रिकल पॉइंट से रिप्लेस कर देते हैं तो जो पैटर्न मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, लैटिस कहते हैं। तो वो पैटर्न हम बना रहे हैं यहाँ पर। ये लैटिस है, ठीक है। अब देखो जो लैटिस प्लेन है, लैटिस प्लेन क्या होते हैं, लैटिस पॉइंट से गुजरने वाले बहुत सारे, क्या हम कर सकते हैं, लैटिस पॉइंट से गुजरने वाले बहुत सारे पैरेलल प्लेन्स हम बना सकते हैं। जैसे एक प्लेन हम ऐसे बना सकते हैं, ये ज्वाइन कर सकते हैं। एक प्लेन ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, बना देते हैं। एक प्लेन ये बन सकते हैं, एक प्लेन ये बन सकते हैं, लैटिस पॉइंट से ही आ रहे हैं और आपस में क्या है, पैरेलल। एक प्लेन ये बन सकते हैं, ठीक है, और बहुत सारे प्लेन्स बन सकते हैं। मतलब लैटिस पॉइंट से गुजरने वाले पैरेलल प्लेन्स के बहुत सारे सेट्स हम बना सकते हैं। इन प्लेन्स को ही हम नाम देंगे लैटिस प्लेन। लैटिस प्लेन में वो प्लेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे जिन पर लैटिस पॉइंट्स की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, और जिनसे एक्स रेज डिफ्रेक्ट हो सकती है, ठीक है। बना लीजिए डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, तो लैटिस प्लेन क्या हो गए, देखो क्रिस्टल लैटिस में लैटिस बिंदुओं से गुजरने वाले समांतर तलों के बहुत से समुच्चय संभव होते हैं, ठीक है। इन तलों के को ही हम कहते हैं, यानी वो तल जो लैटिस पॉइंट से गुजरते हैं और परस्पर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। इनके बहुत सारे सेट्स हम बना सकते हैं, जैसे कुछ सेट हमने बना के यहाँ दिखाए हैं आपको। इन प्लेन्स को ही हम नाम देते हैं लैटिस प्लेन। इन प्लेनों में से वो प्लेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं या उन प्लेनों को हम कंसीडर करते हैं जिन प्लेनों पर लैटिस पॉइंट्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है और जिन प्लेनों से क्या है, एक्स रेज का डिफ्रैक्शन हो सकता है। देखो हर एक सेट में जो प्लेन्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है, सेम होती है। जैसे ये वाला सेट ले लें पैरेलल वाला, तो इनके बीच की देखो जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगी। ये वाले अगर सेट ले लें तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगी। अगर हम ये वाले प्लेन ले लें वर्टिकल वाले, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगी। क्यों इक्वल होती है, क्योंकि क्रिस्टल क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है एटम्स का, जिसमें एटम्स क्या होते हैं, पीरियोडिकली अरेंज्ड होते हैं 3D में, ठीक है। तो अब देखो जो ये इन प्लेनों के बीच की दूरी होगी, कोई भी प्लेन ले लें, कोई भी प्लेन का सेट ले लें, तो उस सेट में प्लेनों के बीच की जो दूरी होगी उसे हम बोलते हैं अंतरतलीय दूरी या इंटरप्लानर स्पेसिंग, और इसको स्मॉल डी से हम रिप्रेजेंट करेंगे। यानी ये डिस्टेंस क्या है, इंटरप्लानर स्पेसिंग इस सेट के लिए। ये सेट जब हम लेंगे तो ये इंटरप्लानर स्पेसिंग हो जाएगी, अंतरतलीय दूरी हो जाएगी। ये वाला सेट लेंगे तो अंतरतलीय दूरी ये वाली हो जाएगी, ठीक है। नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए इसको, फिर अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। अब आपकी अगली हेडिंग है क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस। भाई टेट अड्डा वाले स्टूडेंट्स बोले होली मेरे साथ भी खेल लीजिए, तो उनके साथ भी होली खेल ली, आप लोग भी होली खेलिए, ठीक है, ऑनलाइन होली खेलिए, हैप्पी होली अगेन। अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग है क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस। हेडिंग लगाइएगा, क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस। ठीक है, क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस। देखो यहाँ पे हम कुछ ब्रैकेट्स के अंदर लिख रहे हैं, उनका मतलब क्या है एक एक करके समझाएंगे। तो पहले आप देख लीजिए क्या क्या है। जैसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मान लो 0 1 1 लिखा हुआ है, कॉमा नहीं लगता है।
या आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 0 0 1 या 1 1 1, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? या हो सकता है पैरेंथेसिस के अंदर लिखा हुआ आपका 0 0 1 1 1 1, या हो सकता है एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ 0 0 1 1 0 1। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट, पैरेंथेसिस और ये जो एंगल ब्रैकेट है, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, क्या मतलब है इनका जो लिखा हुआ है, एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला है, ये स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है आपका लाइन को, ठीक है। यानी ये जो है क्या करता है, आपका लाइन को रिप्रेजेंट करेगा स्क्वायर ब्रैकेट। तो कैसे रिप्रेजेंट करेगा लाइन को, यानी क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस क्या होती हैं? तो हम एक यूनिट सेल बनाते हैं, क्यूबिकल यूनिट सेल बनाते हैं, और उसमें हम जो डायरेक्शन है ये 1 0 1 1 1 1 1 या 2 2 2, ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये सीखते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट जब लगा मिलेगा, इसका मतलब वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा होगा, लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। अब सीखते हैं कैसे ये डायरेक्शन हम निकालते हैं। तो एक यूनिट सेल क्यूबिकल बना लीजिए, क्योंकि क्यूब के बारे में ही हम लोगों को स्टडी करना है, क्यूबिकल क्रिस्टल के बारे में ही। तो ये यूनिट सेल ये हमने बना दी, थोड़ा सा साइज बड़ा रख रहे हैं जिससे कि डायरेक्शन दिखाने में आसानी हो। शायद ये दिख रहा होगा पूरा सबको। शिल्पी मिश्रण दिख रहा है, ठीक है। ये हम ले लेते हैं z डायरेक्शन, ये हम ले लेते हैं y डायरेक्शन, और ये ले लेते हैं हम x डायरेक्शन। इसको ओरिजिन ले रहे हैं, इसको हम ओरिजिन कंसीडर कर रहे हैं। सबको डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है। अब देखो, अगर हमें क्या करना है, ये रिप्रेजेंट करना है आपका लाइन, यानी डायरेक्शन में 0 1 0 रिप्रेजेंट करना है। ये क्या स्क्वायर ब्रैकेट में जब भी लिखा होगा तो वो किसे रिप्रेजेंट करता है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और वो लाइन हमें कैसे मिलेगी, लाइन डायरेक्शन कैसे मिलेगी? जैसे हमने कहा 0 1 1 है, तो हम क्या करेंगे, जिसको हमने ओरिजिन माना है, किसी एक लैटिस पॉइंट को ओरिजिन मानेंगे, तो हमने यहाँ ओरिजिन ले लिया है। अब इससे हम कहाँ चलेंगे, x, देखो जो पहला होता है ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये x को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वाला y को रिप्रेजेंट करेगा, तीसरा वाला क्या होगा, z को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब है ये लाइन जो है हमें तब मिली होगी जब x में हम बिल्कुल नहीं चले होंगे, y में हम 1 चले होंगे, और z में हम मूवमेंट नहीं किए होंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, ये लाइन कैसे मिलेगी, x में हम क्या चले, बिल्कुल ना चले, यानी x कहाँ है, x देखो ये है, इधर हमें नहीं आना है, y में 1 चलना है। तो जो ये हमने यूनिट सेल ली है, इसकी साइड जो है, साइड लेंथ या इसकी एज लेंथ हम यूनिटी मान रहे हैं, 1 मान रहे हैं। पिछले जो आपका FCC वगैरह बनाए थे, वहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन वगैरह जो बताया था अभी, तो उसमें हमने क्या लिया था, साइड लेंथ a ले ली थी। यहाँ पर हम ये साइड लेंथ 1 ले रहे हैं, यूनिटी। तो अब देखो यहाँ पे 1 है, इसका मतलब y डायरेक्शन में हम 1 चले, तो y डायरेक्शन में हम कहाँ पहुँचे, 1 पहुँचे, यहाँ पहुँचे। और z डायरेक्शन में हमें नहीं जाना है, z ऊपर है, x में हमें नहीं जाना है। यानी हमारे लिए जो ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, ये जिस लाइन को रिप्रेजेंट करता है वो लाइन हमें मिल गई, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी एरो यहाँ बना दें। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में ये लिखी हुई है, जो ये इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब मान लीजिए हमें क्या है, 1 1 1 लाइन रिप्रेजेंट करना हो, 1 1 1 लाइन रिप्रेजेंट करना हो, तो 1 1 1। अब ये 1 1 1 लाइन कैसे रिप्रेजेंट होगी, क्या करना है, x में भी 1 जाना है, y में भी 1 जाना है, और z में भी 1 जाना है। तो ओरिजिन से चलना शुरू करें, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से x में 1 गए, y कहाँ है आपका, y में है, तो x में 1 गए, y में 1 गए, फिर कहाँ z में भी 1 जाना है, z डायरेक्शन में 1 गए और यहाँ पहुंचे। अब लाइन क्या होगी, जहां पहुंचे हैं फाइनल पॉइंट, और कहां से चले थे, ओरिजिन से चले थे, तो ओरिजिन से इस फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर दें, तो जो लाइन मिलेगी वो लाइन इसके द्वारा रिप्रेजेंट होगी। यानी जो लाइन मिली हमें, वो लाइन क्या है, ये लाइन मिली, ठीक है। तो ये लाइन जो है वो रिप्रेजेंट, ये लाइन किस फेस पर होगी, जो सामने वाला फेस आपको दिख रहा है, ठीक है।
सामने वाला जो फेस दिख रहा है उस फेस पर है। देखो 6 फेस होंगे ना यूनिट सेल में, एक ये वाला फेस जो है ये सामने वाला फेस है, एक ये इसके पीछे वाला फेस है, ये दाएं वाला, ये बाएं वाला फेस, टॉप वाला फेस और ये बॉटम वाला फेस। तो ये जो लाइन है ये ओरिजिन से सामने वाले फेस के इस कॉर्नर को ज्वाइन करती है, वो लाइन है ये। अब मान लीजिए हमें क्या करना है, मान लीजिए हमें बनाना है आपका 0 1 1, ये लाइन हमें ड्रा करनी है। इस लाइन को, इस लाइन की डायरेक्शन को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो ये लाइन कैसे मिलेगी, x डायरेक्शन में हमें बिल्कुल नहीं जाना है, कितना चलना 0 यानी नहीं जाना है, y डायरेक्शन में 1 जाना है और z डायरेक्शन में 1 जाना है। तो हम क्या करेंगे, x डायरेक्शन में नहीं चलेंगे, y डायरेक्शन में 1 गए यहाँ पहुंचे और z डायरेक्शन में 1 गए यहाँ पहुंचे। यानी अब हमें क्या मिलेगा, ये जो फाइनल पॉइंट मिला है इसे अब हम ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो लाइन मिलेगी ये ओरिजिन से पीछे वाले फेस का जो कॉर्नर है इसको ज्वाइन करने से मिलेगी। यानी ये जो लाइन मिली ये वाली लाइन हमने थोड़ा तिरछा करके बनाया है जिससे आपको दिख जाए क्लियर। ये लाइन जो मिली यहाँ से लेकर पीछे वाला जो फेस है उसका टॉप कॉर्नर ये है। तो ये लाइन जो है वो इस स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट की जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए इतनी बातें, किडनी लगा के नोट करिए, नोट करिए। अब मान लीजिए एक लाइन हम बना दें, एक लाइन हमें बनाना है, मान लीजिए 0 1 0 स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे रखेंगे, ये लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये लाइन कैसे हम यहां बनाएंगे, ये लाइन कैसे बनाएंगे, x में हमें नहीं जाना है, y में 1 जाना है और z में हमें नहीं जाना है। तो कहाँ है ये लाइन, ये लाइन यही वाली है जो ये पहले बना रखी, मतलब ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, यही ये लाइन यही वाली है। अब मान लो हमें कोई दिया हुआ है कि ये लाइन बनाइए 0 3 0 0 3 0, ये लाइन ड्रा करनी हो तो क्या हम इसमें से 3 बाहर निकाल लें, 3 अगर निकाल लेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 0 1 0 और 0 1 0 वाली लाइन कौन सी है, यही वाली तो लाइन है जिसमें y 1 चला हो, x और z में बिल्कुल ना चले हो। तो x और z में बिल्कुल नहीं गए हैं, y में 1 गए हैं, तो क्या ये जो मिलेंगे आपको ये यही वाली लाइन है। अब आप कहोगे 1 0 0 1 1 0 1 0 वाली भी लाइन यही है और 0 3 0 वाली भी लाइन यही है, ये कैसे पॉसिबल है, क्या ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रही है, लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, डायरेक्शन तो यही है दोनों की। और डायरेक्शन में देखो, चाहे हम कहें कि ये से मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि वर्टिकल किस डायरेक्शन में है तो आप कहोगे इस डायरेक्शन में है, चाहे आप इतनी उंगली करके देखो बताओ कि ये डायरेक्शन है, चाहे आप पूरा हाथ करके ऐसे बता दो ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन तो वही रहेगी, डायरेक्शन तो वही रहेगी। ये तो नहीं है कि आपने पूरा हाथ फैला के बता दिया ये डायरेक्शन है तो डायरेक्शन बदल गई, उंगली से आप दिखाओगे तब भी उसी डायरेक्शन को आप पॉइंट कर रहे हो, पूरा हाथ आगे बढ़ा के दिखाओगे तब भी उसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हो। बस हाँ ये चीज हो सकती है, जैसे यहाँ पे क्या है आपका 0 1 0 है और यहाँ पे 0 3 0 है, तो वो पॉइंट अलग हो सकता है, डायरेक्शन तो वही रहेगी, डायरेक्शन सेम है और ये किसी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही होगी और जो ये 0 3 0 है ये किसी दूसरे पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही होगी उसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो जितने भी पैरेलल लाइंस होंगी उनकी सबकी डायरेक्शन क्या, उनका सबका क्या है, पोजीशन अलग अलग हो सकती है, मतलब अलग अलग पोजीशन को वो डिनोट कर सकती है, लेकिन डायरेक्शन सबकी क्या होगी, एक ही होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कहते हैं आपका 0 9 0 है तो ये भी उसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा जिसको 0 1 0 रिप्रेजेंट कर रही है, पोजीशन पॉइंट का अलग होगा, डायरेक्शन वही होगी। ठीक है, फील कर रहे हैं, फील करिए जल्दी से ये बात और नोट कर लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा अलग टाइप का करते हैं ये क्वेश्चन। एक चीज और मैं बताऊं, यहाँ पे हो सकता है मान लो आपको क्वेश्चन में दिया हो कि एक लाइन दी है और उसके लिए क्या है आपका लिखना है ये मिलर इंडिसेस, इनको मिलर इंडिसेस भी बोलते हैं आपको। प्लेन के लिए प्लेन होगा, प्लेन की मिलर इंडिसेस ये कहलाएगी। तो लाइन अगर मान लीजिए आपको, जैसे हमने कहा कि आपको एक लाइन दे दी, ये लाइन देखिएगा ध्यान से, ये लाइन आपको दी गई है, ये लाइन, और आपसे कहा गया है इस लाइन को रिप्रेजेंट करिए स्क्वायर ब्रैकेट में,
तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे इस लाइन को? देखो ये लाइन ओरिजिन कहाँ है, ये है पीछे वाला जो फेस है उसका ये बॉटम वाला पॉइंट ओरिजिन है, और ये मिलाई कहाँ से गई है, सामने वाला जो फेस है, सामने वाला जो फेस है उसके टॉप कॉर्नर से मिलाई गई है। इसका मतलब है हम इधर चल चुके होंगे कितना, x कितना चल चुके होंगे, 1 चल चुके होंगे, क्योंकि क्यूब जो ये क्यूबिकल यूनिट से ली है इसकी साइड लेंथ कितनी ली है, हमने 1 ली है। तो ये जो कहाँ से मिला है, पीछे वाला जो फेस है उसके बॉटम को ओरिजिन लिया है और मिलाया कहाँ है, सामने वाला जो फेस है उसके टॉप वाले कॉर्नर से। इसका मतलब है x डायरेक्शन में हम 1 चले होंगे और z डायरेक्शन में हम 1 चले हैं, y डायरेक्शन में हम नहीं मूवमेंट किए हैं। तो y डायरेक्शन में y वाला क्या हो जाएगा, 0, y वाला 0, x वाला 1 और z वाला 1। तो इस लाइन के लिए कैसे, इस लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इस लाइन को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में 1 0 1, कामा नहीं लगना है, 1 x में 1 चले, z में 1 चले, y में नहीं चले। तो ये लाइन कैसे रिप्रेजेंट होगी, इस तरीके से। तो अगर आपका स्क्वायर ब्रैकेट में दिया हुआ है तो उसको लाइन बना के बताना है तो वो हम लाइन ड्रा कर सकते हैं, और अगर कोई लाइन दी हुई है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये बात भी हम बता सकते हैं। तो ये दोनों बातें आप कोरिलेट कर सीख लीजिए, यहीं पे एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल। अब डिफरेंट टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। डिफरेंट टाइप का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बार लगा दिया है, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए इस तरीके से 1 बार 0 0, ये लाइन रिप्रेजेंट करने को बोला जाए। तो बार लगा है इसका मतलब निगेटिव, और निगेटिव का मतलब है ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव के लिए अगर ओरिजिन से हम ये डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं तो बार लगा है तो इसका मतलब उतनी ही डिस्टेंस हम लेंगे ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसा करने के लिए क्या है, अगर इसी को हम ओरिजिन रखेंगे तो एक यूनिट सेल हमें इधर बनानी पड़ेगी। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले आपको अपनी ओरिजिन शिफ्ट कर लेनी है, अपनी नहीं मतलब ये जो ओरिजिन मानी है इस ओरिजिन को शिफ्ट कर लेना है और एक ही यूनिट सेल से काम चल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे ओरिजिन मान रहे हैं, अब अगर ओरिजिन हम यहाँ ले लें तो ये डायरेक्शन निगेटिव हो गई, ये डायरेक्शन निगेटिव हो गई। तो अगर इसको हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको दोबारा डायग्राम बना रहे हैं, बात फॉलो करिएगा, दोबारा साफ डायग्राम बना रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। देखिएगा बड़ा सा डायग्राम फिर बना रहे हैं, बड़ा सा डायग्राम, बड़े लोगों के लिए बड़ा सा डायग्राम। क्यों भाई दीपक है क्लास में? ये यूनिट सेल बन गई आपकी, इसकी साइड लेंथ या एज लेंथ कितनी है, 1 यूनिट है। अब आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, ये लाइन रिप्रेजेंट करनी है 1 बार 0 0। तो अब हम ओरिजिन इसे नहीं मानेंगे, अब ओरिजिन ये डायरेक्शन हम क्या ले रहे थे, पिछले वाले में जो ली थी वही यहाँ लेते थे, ये y डायरेक्शन ली है, ये हमने क्या लिया है x डायरेक्शन है, और ये वाली कौन सी है, z डायरेक्शन। दिख रहा सभी लोगों को? ठीक है, क्लियर दिख रहा है सबको, क्लियर दिख रहा होगा ना? ठीक है। अब देखो जब भी बार लगा हो मतलब निगेटिव होता है तो ओरिजिन हम अपनी शिफ्ट कर लें। तो यहाँ की बजाय आप ओरिजिन अगर यहाँ ले लें हम, तो क्या y में क्या जाना है, निगेटिव डायरेक्शन में 1 जाना है, तो क्या y के लिए ये निगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी। तो y में निगेटिव 1 जाना है, इसका मतलब हमें यहाँ आना है, x में नहीं, y में नहीं, आपको x में निगेटिव जाना था ना, y 0 है z 0 है, तो ओरिजिन हमने ये ले रखा है तो हमें x में निगेटिव जाना है। तो x में निगेटिव जाने का मतलब ये हो गया x, ये क्या है x पॉजिटिव है। हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुई, जिस पर बार लगा है, जिस पर बार लगा है, अगर एक ही पे बार लगा है तो उसी पर ओरिजिन को हम शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ x पे बार लगा है तो ओरिजिन हम x पे शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ से ये शिफ्ट करके x पर ये ओरिजिन ले लें। तो अब निगेटिव डायरेक्शन x के लिए ये हो जाएगी, यानी हम कहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ पहुंचे, फिर हमें y में कुछ नहीं चलना है, z में कुछ नहीं चलना है, तो क्या ये
जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है रिप्रेजेंटेशन, वो इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ओरिजिन से चले जहां तक पहुंचे उनको मिला दीजिए, वही लाइन क्या है, ये स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करेगा। मान लीजिए आपको ऐसे दिया होगा, आपको दिया होगा आपका 1 बार 0, तो अब बार कहाँ लगा हुआ है, वाई पे लगा हुआ है। तो अब आप ओरिजिन कहाँ शिफ्ट करेंगे, वाई एक्सिस पे शिफ्ट कर लीजिए। तो अब ओरिजिन यहाँ के बजाय हम कहाँ लेंगे, अब ओरिजिन हम कहाँ ले लेंगे, वाई पे, यहाँ के बजाय यहाँ लिया था हमने पिछले में जिसपे एक्स पे बार लगा था, अब यहाँ से हम यहाँ शिफ्ट कर लेंगे वाई पे। तो एक्स में कितना जाना है हमें, एक्स में कितना जाना है, 1 जाना है। तो एक्स में 1 जाना है मतलब यहाँ पहुंचे, और वाई में कितना जाना है, -1 जाना है। तो ये डायरेक्शन क्या है, -1 होगी, तो वाई में -1 जाना है मतलब यहाँ पहुंचे हम। जेड में नहीं जाना है, तो यानी इस पॉइंट को ओरिजिन जो ये माना है यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। तो ज्वाइन करेंगे तो जो ये लाइन मिली है, ये लाइन को, ये स्क्वायर ब्रैकेट इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी ये जो लाइन होगी, ये जो बॉटम वाला फेस है उसका डायगोनल हो गई। बॉटम वाले फेस का क्या है, ये डायगोनल है। अब मान लीजिए आपको रिप्रेजेंट करना हो, मान लीजिए आपको रिप्रेजेंट करना हो 1, 2 बार और हाफ, 1, 2 बार और हाफ। तो इसमें क्या करें हम, 2 बार अगर रखेंगे तो हमें क्या है, एक यूनिट सेल और बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस यूनिट सेल की एज लेंथ कितनी है, 1 है। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा, 2 बाहर आ गया, ये कितना हो जाएगा 1/2, ये हो गया 1 बार, और ये हो जाएगा 1/4। कॉमा नहीं लगता है, कॉमा गलती से लगा हो तो हटा देना, कॉमा नहीं लगेगा इसमें रिप्रेजेंटेशन में। तो अब आपका देखो क्या होगा, अब हम क्या करें, किसको ओरिजिन ले लें, जिसपे बार लगा है उस पर ओरिजिन एक आगे शिफ्ट कर लें। वाई पे बार लगा है तो वाई पे हमने आगे शिफ्ट कर लिया, यानी यहाँ पर ओरिजिन ले लेंगे। और ये ओरिजिन मिला है, एक्स पे कितना हमें जाना है, एक्स पे हमें जाना है हाफ। तो एक्स पे हम कितना चलेंगे, एक्स पर हम चलेंगे हाफ, यहाँ पहुंचे। अब वाई पे कितना जाना है, 1 जाना है, निगेटिव जाना है, तो ये डायरेक्शन वाई की निगेटिव हो जाएगी। तो वाई पे हमें कितना जाना है, 1 जाना है, 1 जाना है, यानी यहाँ पहुंचे मिड में, ठीक है। अब जेड पे कितना जाना है, 1/4 जाना है। तो जेड ये डायरेक्शन है ना, जेड पे ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 1 होगा, और 1/4 जाना है मतलब जेड पे कहीं यहाँ कहीं जाना है, यहाँ तक जेड पे यहाँ तक जाना है। अब फाइनली हम यहाँ पहुंचे हैं, तो इस पॉइंट को ओरिजिन से हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो लाइन होगी, ये लाइन इस स्क्वायर ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। नोट कर लीजिए, नोट करिए, और एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं घर के लिए, वो अपने आप ड्रा करिएगा, ठीक है। आपको डायरेक्शन निकालनी है, किसकी डायरेक्शन निकालनी है, आपकी है 0, 1, 2 बार। इस लाइन को रिप्रेजेंट करना है, और जो लोग रिप्रेजेंट कर लें वो कमेंट करेंगे यस। 2 मिनट का समय दे रहे हैं आप, जल्दी से रिप्रेजेंट करिए, 2 मिनट का समय है आपके पास। ठीक है, रिप्रेजेंट कर लेना। एक क्वेश्चन और करा रहे हैं जिसमें 2 पे बार लगा हो तो क्या करोगे, अगर 2 पे बार लगा हुआ है तो कैसे उस लाइन को रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें रिप्रेजेंट करना है 1 बार, 1 बार और 1, ऐसा मान लीजिए दिया हुआ है। इस लाइन को अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करोगे, दोबारा डायग्राम बनाना है अच्छा सा। चलो भाई, होली खेले रघुवीर, हम भी होली खेलिए, चलिए ठीक है। क्या बनाना है, 1 बार, 1 बार और 1, इस लाइन को हमें रिप्रेजेंट करना है डायग्राम में। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे,
फिर से डायग्राम बनाना अच्छे से, ध्यान से समझ लेना, और ना समझ में आया तो दोबारा रिप्ले करके देख लेना। ये डायरेक्शन कौन सी ली थी हम लोगों ने? ये डायरेक्शन ली थी हम लोगों ने y, ये डायरेक्शन कौन सी थी आपकी x, और ये डायरेक्शन कौन सी ली थी हमने? कौन सी ली थी? z डायरेक्शन। तो जब बार नहीं लगा होता है तो इसे ओरिजिन किया था, अब बार लगा है किस पर? x वाले पे और y वाले पे। तो इसका मतलब है कि एक x आगे बढ़ के ले ले ओरिजिन, और y भी आगे बढ़ के ले ले, मतलब यहां पर ओरिजिन ले ले। अगर यहां ओरिजिन ले लेंगे तो अब देखो क्या होगा, इधर जाएंगे तो निगेटिव y हो गई, और इधर जाएंगे तो निगेटिव x हो गई। ठीक है, तो x कहाँ जाना है? निगेटिव में 1 जाना है, तो इसकी साइड लेंथ कितनी? 1 हुई है। तो x निगेटिव का मतलब हम यहाँ पहुंचे, ध्यान से देखिएगा, x निगेटिव का मतलब यहाँ पहुंचे, और फिर y निगेटिव है, तो y निगेटिव का मतलब इस डायरेक्शन में जाए, 1 यहाँ पहुंचे। फिर क्या है? z1 है पॉजिटिव, तो z1 है पॉजिटिव, पॉजिटिव z कहाँ हो गया आपके अपवर्ड, तो हम कहाँ पहुंच जाए? यहाँ से यहाँ पहुंच गए। तो अब ये लाइन क्या होगी? ओरिजिन ये है, यहाँ से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दें। ये ओरिजिन कहाँ है आपका? सामने वाला जो फेस है उसके कॉर्नर पे है, नीचे वाली, और ये पॉइंट फाइनली कहाँ मिला है इसके अकॉर्डिंग? पीछे वाला जो फेस है उसके टॉप कॉर्नर पे। तो ओरिजिन को अब पीछे वाले फेस के टॉप कॉर्नर से जब मिलाएंगे तो जो ये लाइन होगी उसे ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन आप सीख चुके हैं। क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस का रिप्रेजेंटेशन आपने सीख लिया है। अब आपका अगर कोई लाइन दी है तो उसे स्क्वायर ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे ये आप फाइंड आउट कर लेंगे, और अगर स्क्वायर ब्रैकेट दिया हुआ है तो उसको लाइन उसके लिए क्या होगी ये आप ड्रा कर लेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपका नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।